माननीय शंकर लालवानी जी का ये आग्रह है कि वो हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का स्वागत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जेस्चर है। आप सबका धन्यवाद। और अभी यहाँ के माननीय सांसद जी से मेरी मुलाकात हुई, स्टेज पे आपने देखा। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे भी बाकी शहरों की तरह एक हिम्स हॉस्पिटल खुलना चाहिए। थैंक यू। मेरा ये मानना है दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है या होता है आपका अपना घर। यही चीज़, थैंक यू। हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, हमारे 20 हॉस्पिटल हैं देश में, देश के बाहर मलेशिया, वियतनाम में भी है। लेकिन अपने हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो आप घर पे नहीं कर सकते। ज़्यादातर पेशेंट किडनी के आते हैं, कैंसर के आते हैं, डायबिटीज़ के तो आते ही हैं, हर तरह की बीमारी के आते हैं। जब मैं अभी आ रहा था, आप में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई मेरी यहाँ पे, और आपने बताया कि कोई किडनी का पेशेंट यहाँ पे है, किसी को जॉइंट पेन है, अपने हाथ को दिखाया कि हाथ ऐसे ही रहते हैं। आप ही में से अभी अलग अलग बीमारियों की आपने बात की। तो इसका सलूशन क्या है, करना क्या होगा? करना आप ही को होगा। क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा बच्चों को, जो इन्होंने परफॉर्म किया वो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे ख्याल से 8, 9, 10 साल के बच्चे थे। ये मेरी बेटी 10 साल की होने वाली है। और योगेश पुरोहित कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं क्या? अभी स्टेज पे थे। तो और यहाँ पे डॉक्टर अंतिम जैन है। और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि भाई मेरी बेटी को भी ये सीखना है तो कैसे सीखना है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपके शहर में इस तरह के योग गुरु हैं। हमारे शहर में शायद नहीं है। अब पिछले 1-1.5 घंटे से आपने जो जो अभी देखा, यहाँ पे आ जाए, पिछले 2 स्पीकर ने जो बोला, मैं तीसरा, और मुझे बताया गया कि मैं अंतिम, इनका नाम भी अंतिम है और मैं अंतिम स्पीकर भी हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने बोला उसको जोड़ते हुए, आज का जो कार्यक्रम है उसको जोड़ते हुए आप जिस उम्मीद से आए हैं उस तक पहुँचे। इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उन्होंने बोला उन सब का कुछ ना कुछ मायने हैं, लेकिन अगर उसको 1 मिनट में जोड़ दिया जाए जिसका लेना देना सीधे आपसे है, तो वो गीता का 6वां चैप्टर का 7वां और 8वां श्लोक होगा। जितात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योहो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटोस्थ विजेंद्रिय युक्त अतियुक्त चे योगी सन लोष्ट शम कंचनः। बोलने का मतलब यह है कि भगवत गीता में योग का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में सुख में दुख में आपका मन एक जैसा हो, जिसमें सोना भी हो और पत्थर भी हो आपके पास, आपका मन एक जैसा हो, वही योग है। हर तरह की परिस्थिति में आपका मन एक ही जैसा हो, वही योग है। लेकिन अगर हम बोलें रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा तो है नहीं। आपने भी सुना, एक एक्शन से दूसरा हम सब कनेक्टेड हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही।
चाहे वो पृथ्वी के दूसरे कोने में हो। साइंटिफिकली स्वामी जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे जीवन से क्या है जो हम घर जाके कर पाएँ। सिर्फ उतना वाला पार्ट मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, वो भी आज घर जाके उसके एवज में आपको कुछ रिलीफ मिल जाए। सिर्फ उतना वाला पार्ट लेते हैं। अभी आपने सुना माननीय सांसद जी शंकर लाल जी लालवानी जी से मेरी बात हुई, स्टेज पे बोला कि लगभग 48% आप में से ऐसे लोग हैं जो वैसे तो हेल्दी दिखते हैं, उनका रिपोर्ट हेल्दी नहीं दिखता। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो मुझे भी व्हाट्सएप कर देंगे, और जो पूरे शहर में इन्होंने सर्वे किया, इंदौर एक साफ सुथरा शहर है, इसको खिताब मिला हुआ है। शुरुआत तो यहीं से होती है। जब तक शहर साफ नहीं होगा तब तक घर साफ नहीं हो सकता, और घर साफ होगा तभी आपकी हेल्थ साफ होगी। ये कनेक्शन है, उसकी शुरुआत आपने कर ली है। यहाँ पे इन कड़ियों को जोड़ना है। अभी यहाँ मिले कि भाई जो आप अभी बात हुई मेरी कि सर जो आप बोलते हैं मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं ठीक क्यों नहीं हुई। वो DIP डाइट भी ले रहे हैं, हॉट वाटर इमर्शन भी कर रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसे 5% पेशेंट होते हैं जो ठीक नहीं होते हमारे हॉस्पिटल में भी। तो मैं आज के इसमें उन 5% को भी बीच में रखूंगा। इन सबको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है संभालने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। एक नया मॉडल आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपके बीच में, और अभी लाइव है दुनिया के बीच में मैं ला रहा हूँ, और वो मॉडल है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रह रह के अगर ये लगता रहे कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, क्या मेरी बीमारी ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, इन सारे सवालों के जवाब ये फिश टैंक के अंदर छुपा हुआ है। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपका डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, जैसे ही बोला आपका ब्लड प्रेशर तभी बढ़ गया। उसने तो बोला सिर्फ, आप देखिए कनेक्शन। तो जैसे ही उसने छेड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम 80% लोगों में। इसीलिए कभी भी हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर तो चेक कराइए मत, वो बढ़ा ही मिलेगा। तो ये है 4 नियम मैं बताऊंगा। उस 4 नियम के अंदर मुझे उम्मीद है आपके अंदर जितने सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। पहला नियम है रूल 1, व्हाट आई कॉल एज स्लीपिंग फिश अवेक फिश। इमेजिन कीजिए कि इस तरह का एक्वेरियम आपके पास है। इस एक्वेरियम में जो मछलियां हैं उनके लिए दुनिया ये एक्वेरियम ही है, वही उनकी दुनिया है। आप उनका देखरेख कर रहे हैं। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं, देखें ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नींद में हैं या नहीं। और इसका डायग्नोस्टिक तरीका निकाला आपने ये देखने के लिए कि ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। आप उसको पकड़ के उसकी आंखों को देखेंगे तो क्या होगा, अगर वो सो भी रहे होंगे तो जग जाएंगे। आप बोलेंगे देखा ये जगा हुआ था, मुझे पहले ही लग रहा था। अच्छा देखते हैं ये वाला फिश सो रहा है कि नहीं सो रहा है। फिर क्या करेंगे, आप दोबारा उसको पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ के देखेंगे वो तो जगह ही मिलेगा ना, छटपटाता हुआ। तो आप फिर बोलेंगे देखा ये तो जगा हुआ है। ऐसा करो, एक एक फिश को देखो, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो यहां पे एक समझने वाली बात है, द मोमेंट यू ट्राई टू डायग्नोस, जो आप स्वामी जी ने बोला, जैसे ही आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे भी, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा बदलाव आएगा ही। इस बात को समझना जरूरी है, नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे ही बोलेंगे, डॉक्टर बोलता है ब्लड प्रेशर चेक करना है, वो सोच ही अपने आप में बॉडी में भयंकर बदलाव लाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको साइंटिफिकली समझना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके बॉडी के साथ हो रहा है। किस तरह से हो रहा है वो समझ जाएं, ताकि अगली बार डिसीजन क्या लेना है वो आपको पता होगा।
एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो थोड़ा समझिए। पहला नियम पे हम हैं, जब भी आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरे साथ कुछ पुअर आउटकम होने वाला है, चाहे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या पता मेरा ब्लड शुगर बढ़ा है, जब कोई बोलता है आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे तो सोच यही है ना कि कहीं बढ़ा हुआ ना हो। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि बढ़ा है या नहीं है, ये सोच देख लें कहीं बढ़ा हुआ ना हो, ये सोच देख लें कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ना हो, चाहे वो बढ़ा नहीं हो। जब भी आपके दिमाग में एक शंका आती है, एक क्वेश्चन मार्क आता है अपने हेल्थ के संदर्भ में, या तो आप लाते हैं या कोई बोलता है आगे से, जिस तरह से सर्वे किया गया, तो सर्वे तभी करेंगे ना जब एक शंका होगी कि शायद आप में कुछ गड़बड़ है। जब ये सोच दिमाग में आता है तो बॉडी में एक मैकेनिज्म हो जाता है जिसे बोलते हैं मेडिकली नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट एक साइंटिफिक टर्म है, प्रूवन टर्म है, मैं आपको दिखाता हूं। नोसिबो इफेक्ट जब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ सम टाइम, कुछ महीने कुछ साल लगातार दिमाग में चलता है और बार बार आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो शंका के दायरे में आ जाता है, चाहे वो असली में हो कि नहीं हो उसकी बात तो मैं अगले में करूंगा, सेकंड रूल में। लेकिन वो जो शंका है वो शंका अपने आप में काफी है आपके दिल को तोड़ने के लिए। साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रोकन हार्ट, या और साइंटिफिकली बोलते हैं टेकोडोसुबो कार्डियोमायोपैथी। मतलब ये कि आपका दिल इन रियलिटी टूट जाता है। मतलब आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का फोटो यहाँ पे और ये टूटने के बाद का फोटो लोटे की तरह हो जाता है। लोटे की तरह किस तरह से हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल? एक एग्जाम्पल देने के लिए इस तरह से, इसे बोलते हैं जापानीज भाषा में टेकोडोसुबो। टेकोडोसुबो मतलब कि उनके पास एक ऐसा लोटा होता है असली में जो वो नदी में डालते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। ऑक्टोपस जैसे ही अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उनके 8 पैर फंस जाते हैं। ये तो हार्ट का एक चैम्बर का शेप इस तरह का हो जाता है और ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो डेथ, इस तरह की डेथ को बोलते हैं वुडू डेथ। जो साइकोसोमेटिक, आपने पिछले दोनों वक्ता ने साइकोसोमेटिक वर्ड यूज किया था, द रियल टर्म इज वुडू डेथ, राइट। तो ये लोटा मैं यहीं रख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट आपके सोच में दिमाग में रखिए कि बीमार है नहीं अभी, लेकिन अगर आपने ये दिमाग में रख लिए मैं बार बार टेस्ट करता हूं, दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क रखा, वो क्वेश्चन मार्क कैसे काम करता है? क्योंकि आप और मैं योगी नहीं है। योगी का मतलब मैंने अभी भगवत गीता के उससे समझा दिया था कि मन हमारा एक जैसा नहीं रहेगा, इट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। तो अब ये जो नोसिबो इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जिनको गहराई में जाना है वो घर जाके ये सब रेफर कर सकते हैं। ये जो लाइव है यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। वो लाइव का लिंक डॉक्टर अंतिम जैन आप दे देना आप सबको, आपके पास होगा सबके नंबर्स। तो जो मैं बता रहा हूं इट इज़ इन रियलिटी। अभी मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि इंसान बीमार है या नहीं है, अभी बात सिर्फ इतना कर रहा हूं, आप में से वो लोग जो लोग बार बार डायग्नोसिस की बात सोचते हैं या डायग्नोसिस उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि हर महीने थायराइड चेक कराना है, साल में एक बार जनरल हेल्थ चेकअप कराना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज नोसिबो इफेक्ट एंड दिस इज अ रियल टर्म। एंड ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादातर लोगों को ये हमने एहसास किया हमारे हॉस्पिटल्स में। इसके डिटेल में हम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एक करके बात करें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप में से कुछ लोगों ने बोले भी। 1978 तक किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर होता था तो उन्हें बोलते थे हाई कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद 1998 आते आते 300 की जगह उसको कर दिया 240, यानी कि 240 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो उनको बोल देंगे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है। और उसके बाद अभी क्या है 200, या फिर 40 साल से ऊपर कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो ले ही लो, क्योंकि 40 साल से ऊपर इंसान बीमार ही रहता है।
हर दिन जब आप वो दवाई खाते हैं, दवाई की साइड इफेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये सोच कि मैं एक हेल्दी इंसान तो नहीं हूं क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूं, नोसिबो इफेक्ट। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में हो जाएगा। आपका हार्ट का शेप, ये लोटा यहां रखा हुआ है, टोकिडो सुबो, राइट। तो आप देखेंगे एक टाइम पे जो नॉर्मल वाले लोग थे, डेफिनेशन चेंज होने के बाद वो एबनॉर्मल के रेंज में अपने आप ही आ गए। रियली बीमार नहीं है, बट वो डेफिनेशन छोटा होता जाएगा तो बीमारी के दायरे में आ जाएंगे। मतलब ये जो सांसद जी बता भी रहे थे कि देखने में तो हेल्दी हैं, लेकिन अगर उनके रिपोर्ट देखो तो बीमार हैं। ये सिर्फ एक ही नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मान लो थायराइड जिनको है, अगर 2003 से पहले की बात करते हैं तो 0.1 से लेकर 6 के बीच में जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन ये फिर सुकड़ गया। अब 0.3 से 3 के बीच में ही हेल्दी है, यानी कि 3 से 6 के बीच में जो पहले हेल्दी थे, अब वही वाला नंबर आएगा तो बोल देंगे नहीं नहीं आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी। आप खाएं या ना खाएं, लेकिन एक बार दिमाग में घुसा दिया कि आपका थायराइड ठीक नहीं है, नोसिबो इफेक्ट, वूडू डेथ बॉडी में स्टार्ट हो गया। आपने सुना भी, आपका मन और तन कनेक्टेड तो है ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। तो जो लोग एक टाइम पे हेल्दी माने जा रहे थे, अब वो क्वेश्चन के दायरे में अपने आप ही आ गए। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि डायग्नोस्टिकली आप हेल्दी रहें, तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, बना नहीं है जिनके सारे टेस्ट कराते हैं और सबके सब नॉर्मल आ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। ये एक दिक्कत जो हमारे हॉस्पिटल में अक्सर आती है, तो ये टॉपिक लेना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है। हमारे हॉस्पिटल में 70% पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनको ट्रांसप्लांट बता दिया गया है। जितनी सारी बीमारियां आपने सुनी है या देखी है, उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक दुखदाई बीमारी बोल सकते हैं ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस कराते हैं। जब भी किसी घर में डायलिसिस का कोई पेशेंट होता है तो मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी गई। एक तो वो जो डायलिसिस करा रहा है, वो तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, और दूसरा वो जो उसको लेके जा रहा है, और हर महीने का खर्चा 50,000 रुपये, और सिर्फ उसका एक ही गोल कि मैं जिंदा रहूँगा, जिंदा कैसे रहूँगा, बस, और कोई गोल ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी सोचा अपने भगवान ने हमें बनाया, कुदरत को बनाया, इस चीज़ के लिए बनाया होगा? कोई तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन है, वो मैं आपको आगे आज बताऊंगा हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में। लेकिन क्या नहीं करना है, रूल नंबर 1 उस पर आते हैं। एक नाम जो आप सबने के दिमाग में अब छाया हुआ है, डाल दिया गया, क्रेटिनाइन, एक विलेन। अक्सर मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, क्या बात? तो क्रेटिनाइन बढ़ता घटता रहता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में। जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कहीं फैले ना, बॉडी क्रेटिनाइन को बढ़ा देती है, राइट। बॉडी क्रेटिनाइन को बढ़ा देती है, क्रेटिनाइन आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया के फैलने से। लेकिन उस वक्त आपका क्रेटिनाइन बढ़ा होगा, कोई डॉक्टर क्या बोलेगा? आपका किडनी खराब हो गया, यही बोलेगा ना। जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं, दिया जाता है उनको, उनका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉयड्स का जो नुकसान है, उस नुकसान को कम करने के लिए क्रेटिनाइन एक अच्छा रोल प्ले करता है। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं, आप किसी भी बॉडी बिल्डर से मिलिए, किसी भी बॉडी बिल्डर से मिलिए, बोलिए अपना क्रेटिनाइन चेक कराना, वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब दुनिया के सारे बॉडी बिल्डर तो किडनी पेशेंट हो जाने चाहिए। अगर उनका रिपोर्ट देखेंगे तो डॉक्टर को नहीं बताएंगे, बॉडी बिल्डर बोलेगा तो किडनी पेशेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा मसल बॉडी में होगा, उतना बॉडी में क्रेटिनाइन बनेगा। 5वां कारण, कभी कभी कुछ लोगों का किडनी फेल करता है तो उनका भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। 5 में से एक कारण बता रहा हूं, लेकिन वो 4 कारण तो छुपा लिए गए। और जब भी किसी का क्रेटिनाइन आप चेक करेंगे तो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो उसके दिमाग में डाल दिया आपका किडनी फेल हो चुका है। अब ये जो सोच है किडनी फेल हो चुका है, तो वो दिन रात दिमाग में चलेगा। हमने ये देखा है कि ये सोच जब दिमाग में चलता है तो हॉस्पिटल में अच्छे खासे जो लोग आए होते हैं और उनकी हालत कितनी ख़राब होती है, चाहे वो बिल्कुल हेल्दी हैं,
लेकिन अगला रिपोर्ट जब आता है तो वो रिपोर्ट देख के विद इन फ्यू मिनट्स वो एकदम पेशेंट बन जाते हैं। नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होना चाहिए, एक कल्प्रिट जिसको बना दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ गया है, राइट। अब देखिए पोटेशियम बढ़ जाएगा, क्या हमारे बॉडी में कोई बटन है जिससे हम सेट करते हैं कितना पोटेशियम होना चाहिए? ये हमारा काम नहीं है पोटेशियम को बढ़ाना घटाना, ये तो बॉडी खुद करता है ना। क्या पोटेशियम का कोई रोल है? रोल बॉडी में सब चीज़ का है, लेकिन बढ़ाना घटाना आप देखेंगे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ मत खाओ जिसमें हाई पोटेशियम हो। हाई पोटेशियम किस में होती है? हाई पोटेशियम सिर्फ उन चीज़ों में होती है जिन चीज़ों को भगवान ने बनाया है। नारियल पानी, पालक, हर तरह के फल, हर तरह की कच्ची सब्जी, उनमें हाई पोटेशियम है। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं लो पोटेशियम डाइट लो। लो पोटेशियम सिर्फ उन चीज़ों में होता है जो इंसान ने बनाया है, जैसे कोका कोला है, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, पैक्ड फूड है, चिप्स है। लो पोटेशियम डाइट, हाई सोडियम डाइट। तो यानी कि बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कि पोटेशियम को कम रखो, भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मत खाना, ये बोलना ही चाह रहे हैं। क्या ये बात हजम हो रही है? राइट। लेकिन फिर भी हम पोटेशियम को कम करने के चक्कर में लग जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो देखेंगे कि उल्टा ही हो रहा है। जो किडनी के रियल पेशेंट होते हैं, क्रेटिनाइन बढ़ने वाले पेशेंट नहीं, जिनको रियल सिम्टम है, उनको हम नारियल पानी देते हैं खूब सारा, उनको हम पालक का जूस देते हैं, उनको हम टमाटर देते हैं। आप आइए कभी हमारे हॉस्पिटल में, और नतीजा कि वो ठीक होते चले जाते हैं। जिस प्रकार आम, अभी तो आम का सीजन है ना, आम जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, जो इंसुलिन लेते हैं, जो दवाइयों पे हैं, अगर आपने ढेर सारा आम खा लिया तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल आ जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डीआईपी डाइट को जानते हैं, डीआईपी डाइट पे ऑलरेडी हैं? ऐसे हैं? देखिए आप में से कितने लोगों ने हाथ रेस किया। काफ़ी सारे हैं तादाद में जिनको आइडिया है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने करके देखा। थैंक यू। तो आम जिससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्या बोलते हैं, ये मत लेना कभी, आपका डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा। राइट। जितने मीठे फल हैं, चाहे वो चीकू है, चाहे वो अंगूर है, चाहे वो लीची है, चाहे वो केले हैं, चाहे वो आम है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, सभी के लिए है, खास तौर पे जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट उनके लिए तो है ही, कि सुबह खाली पेट जो आपको पसंद हो फल, आम का सीज़न तो अभी है, यही फ़ायदा है टाइम का भी, कि मैं एक ऐसे टाइम पे बता रहा हूँ जब अवेलेबल भी है, वो भी सस्ता। 1 किलो 2 किलो 4 किलो आम ले लीजिए, सुबह 12 बजे तक सिर्फ आम खाइए। और फिलहाल तो आज मेरा फ्लाइट है जाने का, लेकिन कहो तो मैं रुक जाता हूँ कल तक के आपके रिजल्ट आने के लिए। राइट। तो नतीजा यही होगा कि उसके बाद जब ब्लड शुगर चेक करेंगे आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा मेरा ग्लूकोमीटर शायद ख़राब हो गया है। एक तो आम खा लिया, ऊपर से दवाई नहीं ली, एक्सपेक्टेड तो ये ना कि ब्लड शुगर तो पता नहीं कहाँ जाना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि लोग दोबारा दूसरे ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। तो जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं उन चीज़ों को ही आपने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि बोला हुआ है कि भाई ये नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पोटेशियम के पे बात आई कि पोटेशियम एक लेवल से ज़्यादा होना नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन पोटेशियम कितना होगा ये इस पे निर्भर नहीं करता कि आपके डाइट में कितना पोटेशियम है। याद रखिए, जब भगवान का बनाया हुआ खाना आप खाते हैं, यानी कि कच्ची सब्जी, फल, नारियल पानी, तो वो सारा कुछ ब्लड में नहीं जाता है, पहले तो स्टमक में जाता है ना। स्टमक में जाने के बाद पेट में ये तय होता है कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में, कितने स्पीड से कौन से ऑर्गन में जाएगा। बेशक नारियल पानी में, कोकोनट वाटर में पोटेशियम कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ स्टमक तक जाएगा। बेशक आम में शुगर कितना भी हो, लेकिन वो स्टमक तक ही जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ब्लड में उस वक्त
किस तरह का कॉम्पोजिशन है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप किसी भी फूड को उसी फॉर्म में खाएं जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है। आलू को अगर आप फ्राई कर देंगे तो अब वो कुदरत से अलग हो गया है। अब वो स्टमक में जाते ही बिना ये सोचे समझे कि भाई अंदर ब्लड में कॉम्पोजिशन कितना है, वो कार्बोहाइड्रेट को भेज ही देगा धक्का मार के। तो एक आलू जो पका के खाएंगे तो वो एक गलत ढंग से काम करेगा, वही अगर उबाल के स्टीम करके खाएंगे तो अलग ढंग से काम करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोटेशियम की। तो एक सिंपल बात, जो लोग रियल पेशेंट हैं, रियल पेशेंट नाम में इसलिए, एक तो होते नकली पेशेंट जिनको लग रहा है डायग्नोस्टिक के हिसाब से वो पेशेंट है, उनको मैं बोलता हूँ नकली पेशेंट। एक है असली पेशेंट। असली पेशेंट मतलब जिनको सिम्टम है, जिनको एक्चुअली दर्द है, एक्चुअली पेन है। यहाँ पे अच्छा ठीक है, एक्चुअल पेशेंट भी यहाँ पे हैं। आप में से बहुत लोग भी होंगे या आपके जान पहचान के लोग होंगे। एक्चुअल पेशेंट वो होते हैं जिनके पास सिम्टम्स हैं, जिनको दर्द हो रहा है। आप बताइए, दर्द अगर आपको हो रहा है तो दुनिया की कौन सी डायग्नोस्टिक टूल है जिससे दर्द का आप मेजरमेंट कर सकते हैं? कोई? अगर आपको दुख हो रहा है तो कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, राइट? अगर आपको नींद नहीं आ रही तो कौन बताएगा? कौन सा टेस्ट है, कौन सा ब्लड टेस्ट है? तो जो नकली पेशेंट है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर पोटेशियम को चिंता करना है तो सिर्फ इतना कीजिए, भगवान का बनाया हुआ चीज़ खाएंगे तो स्टमक तक जाएगा, उसके बाद बॉडी देख लेगी कितना कहाँ भेजना है। और जो असली किडनी पेशेंट हैं, असली किडनी पेशेंट में क्या होता है कि उनके बॉडी में, किडनी पेशेंट क्या है मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। आपके बॉडी में ऐसी चीज़ें जो बॉडी में चाहिए नहीं, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। तभी हम पेशाब करते हैं दिन में कई बार। और ऐसे लोग जिनके बॉडी ऐसा नहीं कर पाती तो वो बॉडी में ही जमा होता रहेगा। अब आपको पेशाब करने को नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं कर पा रही, तो वो बॉडी में पानी जमा होता जाएगा और पानी में वो सारे जो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को नीचे, वो भी जमा होता जाएगा। इसे बोलते हैं किडनी पेशेंट। किडनी पेशेंट आप शक्ल देख के, उसकी बॉडी को देख के आप पहचान सकते हैं। क्रिएटिनाइन को देखने की जरूरत नहीं है, वो मिसलीडिंग है। तो जब कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई इंसान एक्चुअल किडनी पेशेंट होता है, जिसका यूरिन आउटपुट कम होता है, जिसके बॉडी में स्वेलिंग होती है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा 200-250 से ऊपर होता है, जिसमें बहुत कमजोरी होती है, ये है रियल किडनी पेशेंट, असली किडनी पेशेंट। उनके बॉडी की जो केमिस्ट्री है एक नॉर्मल इंसान की केमिस्ट्री से अलग है ना, तो उनके बॉडी में पोटेशियम को रखने की जो एक क्षमता है वो बढ़ जाती है। एक नॉर्मल इंसान का 6 पोटेशियम कैन बी लिटिल डेंजरस, लेकिन एक किडनी पेशेंट का 6 पोटेशियम इज नॉर्मल। लेकिन होता क्या है कि एक किडनी पेशेंट को हेल्दी से कंपेयर करने लगते हैं, फिर बोलते हैं आपका पोटेशियम बढ़ गया है। तो ये सारी बातें इसलिए समझाना है क्योंकि इसका कोई और रास्ता है नहीं। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर, आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए, इतने साल से सारी बातें मान रहे हैं, सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या ऐसा कोई दिन हुआ कि अब आप ठीक हो गए, दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है? वो तो ऐसे ही है ना कि जीवन भर खाना पड़ेगा। तो इसमें सारी बातें आती हैं डायग्नोस्टिक्स से। एक डायग्नोसिस है जिसे कहते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी को हम बोलते हैं, सोचते हैं कि ये भगवान का बनाया हुआ कोई एक आखिरी वाणी है। बायोप्सी क्या होता है ये जानना आपके लिए आवश्यक है। आप सोचेंगे ये तो डॉक्टर का काम है, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके बाद आपको लगेगा कि यह आपका काम है। बायोप्सी में आपके बॉडी के किसी भी एक अंग से, जिस अंग में दर्द हो, जिस अंग में सूजन हो, जिस अंग में फोड़ा हो, जिस अंग से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सस्पिशन कि भाई ये कैंसर तो नहीं, अब कैंसर होगा या नहीं होगा, ये जो सोच है, ये सोच अपने आप में नोसिबो इफेक्ट तो काम करेगा ही, लेकिन ये कैंसर तो नहीं, कैसे पता चलेगा? तो एक आखिरी जो हथियार है वो कहते हैं बायोप्सी। तो उस पार्ट से एक छोटा सा टुकड़ा आपके बॉडी का निकाल लेते हैं, काट छांट के, उसको ड्रिल करके, और निकालने के बाद उसकी एक स्लाइड बनती है। ये स्लाइड मेरे पास है, इसकी कुछ कॉपी है, ये कॉपी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये कॉपी आगे के कुछ रो में, तो ये कुछ कॉपी है मेरे पास यही वाली स्लाइड की।
तो ये बायोप्सी की स्लाइड ऐसे बन जाती है, और ये जानने के लिए कि ये बायोप्सी कितना रिलायबल है, इसको डॉक्टर को, पैथोलॉजिस्ट को देते हैं, पैथोलॉजिस्ट को देख के बोलते हैं कैंसर है या नहीं है, देख के बोलते हैं माइक्रोस्कोप में। तो जिस तरह से अभी ये स्लाइड आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ट्रायल किया गया, उसमें ऐसे स्लाइड बना के कई सारे अबाउट 800 पैथोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको, और करके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे का, और बोला आप इसको देख के बताइए ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या ये कैंसर है। 33% ने बोला ये नॉर्मल सेल है, 48% लोगों ने, पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये एबनॉर्मल है, 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। अब जरा सोचिए, वो 19% लोग जो उस वाले पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए जो कैंसर बोल रहा है, तो उनके दिमाग में बैठ गया ये डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल सही है, मैं कैंसर पेशेंट हूं, तो या तो वो ट्रीटमेंट कराएगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह, या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। दो ही चीज तो होंगे। अगर नहीं भी कराएगा, दिमाग में तो घुसा हुआ है ना, पेशेंट तो बना ही दिया ना उसको, जबकि ये रिलायबल तो है ही नहीं ना। अगर आप रिलायबिलिटी चेक करें इसका, तो बायोप्सी का सच क्या है, आप रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर के, और उसमें मैंने दुनिया भर के सारे रिसर्च पेपर जोड़ के कंक्लूजन दिया हुआ है, पढ़िए उसको, उसका लिंक मैं अभी दे दूंगा, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बायोप्सी कभी भी किसी को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी से मकसद तो ये ना ये पता करना कि कैंसर है या नहीं है, जबकि बायोप्सी से ये पता नहीं चल सकता। वो उतना ही है कि आप किसी छोटे बच्चे को दे दें कि बेटा बताना ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैंसर है, वो जहाँ हाथ रख दे वही मान लो आप, उतना ही वो ट्रू है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए ये लाइव भी हो रहा है, हज़ारों लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो ऐसी कोई बात जो सच ना हो इस स्टेज पे बोल के वो इंसान जिंदा बच नहीं सकता, राइट। तो इसमें सत्यता है, इसकी चिंता मत कीजिए, सारे सबूत उस किताब में है जो जिसका नाम लिया वो आप पढ़िए। मेरे लिए बोलना और स्ट्रांगली बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बायोप्सी कराते हैं तो भीषण पेन होता है, पहली बात, और बायोप्सी की वजह से कई बार पंचर हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो एक ऐसा डायग्नोस्टिक जिसका कोई यूज़ है नहीं, और बायोप्सी से कैंसर भी हो जाता है, असली में वहाँ फैलने लगता है, असली में दर्द बढ़ने लगता है, असली में ट्यूमर ग्रो करने लगता है, असली में जो दिखाई दे सकता है, जो फील कर सकते हैं, जिसके लिए कोई डायग्नोस्टिक की ज़रूरत नहीं है। तो बायोप्सी एक तरीका है आपके दिमाग में और आपके तन में कैंसर को घुसाने का। जितने सारे सबूत हैं, मैं मेडिकल साइंस के साथ हूं, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस की सबूत दे रहा हूं, राइट। मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि अभी प्रैक्टिस क्या चल रही है। ब्लड प्रेशर जो एक कॉमन बात है, इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम में से सभी को आदत है कि ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं, वो एक रूटीन बन गया। इसका छोटा मशीन भी है तो और आसान हो गया। अब क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? अगर आपको यही पहला सवाल है, दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है इस पे काम करती है। उनमें से एक WHO है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, एक यूरोपियन गाइडलाइन है, एक कॉकरेन है, एक जॉइंट नेशनल कमेटी है जो अलग अलग टाइम पे बार बार कुछ ना कुछ निकाल के लाती है। पूरे दुनिया में कई सारी एजेंसीज हैं जो ये इस बात का शोध निकालती है व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। लेकिन इनमें से भारत में या भारतीय डॉक्टर या आप या हम या मीडिया सिर्फ WHO को ही लगता है डालती है, जो कि 120/80 है ना, यानी कि इससे ऊपर किसी का होगा तो वो दवाई खाए, नहीं तो वो मर जाएगा या मर सकता है, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यहाँ के डॉक्टर को नॉर्वे भेज दिया जाए, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, 80 साल लोग जीते हैं ऑन एवरेज, हाईएस्ट, और वहाँ की एवरेज ब्लड प्रेशर है 150/90 ज़्यादातर लोगों की नॉर्मली। यानी कि यहाँ का एक डॉक्टर अगर वहाँ पहुँच जाए, सबको ब्लड प्रेशर चेक किया तो क्या बोलेगा, अरे सबके सब मरने वाले हैं, सबको ब्लड प्रेशर की दवाई खिलाओ, फटाफट ब्लड प्रेशर सबका नीचे करो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक्स इज़ द
इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग सिक। डायग्नोस्टिक्स के बाद या तो उस डायग्नोस्टिक्स को सच मान के आप दवाई खाने लगेंगे, या फिर दवाई नहीं खाएंगे लेकिन दिमाग में रहेगा यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरा 140/80 आया, दिन में कई बार सोचेंगे नोसीबो इफेक्ट। हम योगी तो है नहीं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, या तो आप वो योगी हैं फिर तो दिन में कितनी बार ब्लड प्रेशर चेक कराया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हम योग दिवस मना रहे हैं, 100 दिन योग के हम मना रहे हैं। योग होता क्या है कि माइंड को फर्क ना पड़े। मुझे मेरे माइंड को फर्क नहीं पड़ता है। अभी मेरी शादी हुई है 2005 में। कितने साल हुए लगभग? हाँ, अभी मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया मेरे साथ कि तुम लोगों को ज्ञान देते हो, अपना तो चेक करा लो कभी। और वो इस मामला यहां तक पहुंच गया कि मजबूरन सारा चेकअप मुझे कराना पड़ा, घर पे ले आई। तो अब मेरे दिमाग में ये था ही चेक कराना ही, अगर मकसद है करा लो, मेरा क्या जा रहा है, एक बार कर भी लेंगे तो। एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी था क्योंकि मुझे असलियत पता है, रिजल्ट उसका कुछ भी आए, कुछ भी रिजल्ट आए, मेरे दिमाग में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा दिमाग योगी बन गया। एटलीस्ट चेकअप के मामले में क्लैरिटी है इसमें, वही वाली क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। अब रिजल्ट क्या आया, वो रिजल्ट का अगर देखेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, उसमें कहीं ना कहीं लाल निशान है, कहीं पीला निशान है, कहीं ये निशान है। अगर मैं नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता, तो आज मैं रोगी होता फिर। तो मैं सोचता हूँ कि चलो, धन्यवाद। मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ है इतने सालों से, साथ ही काम करते हैं, सब कुछ है, अगर वो भी उन चक्करों में पड़ सकती है तो आपकी हालत क्या हो रही होगी। तो खैर, हमें हर दिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये लाइव नहीं देख रही होगी, तो थैंक यू। तो दुनिया में जो एविडेंस ये कहता है, ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो उनमें होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, ना कि जिनका ज़्यादा रहता है। तो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, सबूतों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या सोचता हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबूत क्या है? क्या सबूत ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उन्हीं को हार्ट अटैक आएगा, ऐसा सबूत है? अगर तो ऐसा है फिर तो बढ़ना नहीं चाहिए। सबूत तो ये है नहीं ना। ब्लड प्रेशर जरूरत से कम तभी हो सकता है जब आप दवाई लेके उसको घटाएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर बॉडी को कितना रखना है वो बॉडी को पता है, उसको इंटरफेयर करेंगे मेडिसिन से। आप हार्ट को इंटरफेयर कर रहे हैं, किडनी को इंटरफेयर कर रहे हैं, लंग को इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अब देखिए, मैं पीछे मुड़ता हूँ, यहाँ एक सांप दिखता है मुझे अचानक, तो क्या होगा? एकदम मैं डर जाऊंगा, मैं जंप करूंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करे तो कितना आएगा? 200/100। इतना ब्लड प्रेशर मुझे चाहिए उस सांप से लड़ने के लिए या भागने के लिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इस वक्त, इस सांप से लड़ने के लिए। तो मेरा ब्लड प्रेशर 200/100 भी कैसे हुआ? किसने किया? हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरी परिस्थिति के हिसाब से कितना ब्लड प्रेशर कर दूं ताकि इंसान जिंदा रहे। राइट, थैंक यू। अब मान लो मैं ये तय कर लेता हूं, कुछ भी हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि WHO ने ऐसा बोला है। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता मेरे बॉडी में जिससे मैं 120/80 रख पाऊं या दवाई खा के रख लूं, तो रिएक्शन कैसे होगा? एक सांप यहां देखूंगा अचानक, अच्छा सांप है, कोई बात नहीं, काट लो। तो बचाव के लिए जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैं दे नहीं पाऊंगा। रिएक्शन देने के में मेरे ब्लड प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट एक्शन, राइट। तो ये चीजें जंगल में, जब जंगल में इंसान जीता था, अभी जंगली जानवर जंगल में जीते हैं, जैसे वो शेर की आवाज सुनता है या उसकी एक छोटा सा भी उसको एहसास होता है, एकदम से उसके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ताकि वो फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाए। तो ब्लड प्रेशर को इंटरफेयर करेंगे तो यानी कि आपने लंग के साथ, हार्ट के साथ, किडनी के साथ, ब्रेन के साथ, सबके साथ इंटरफेयर कर लिया। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसको समझिए। हमारा मित्र है वियतनाम में, वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। वो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह पढ़ाते हैं
पहला दिन का लेक्चर मेडिकल कॉलेज के नए स्टूडेंट्स के लिए कि आज का लेक्चर मैं ब्लड प्रेशर को कैसे घटाना इस पे दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है उसे कहते हैं डाययूरेटिक। तो डाययूरेटिक देने से ब्लड प्रेशर घट जाता है, लेकिन कई बार डाययूरेटिक देने से पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, लेथार्जी, वीकनेस, ये सारे कंप्लेन करता है। एबनॉर्मल रिदम, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ये सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसकी भी दवाई फिर है अब हमारे पास। और अगर इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल दे तो व्याग्रा दे देना। लेकिन व्याग्रा जब देंगे पेशेंट को तो कुछ पेशेंट आएंगे जो बोलेंगे मुझे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं, इनके लिए भी दवाई है हमारे पास। और हेडेक हो गया तो पैरासीटामोल दे देना। लेकिन पैरासीटामोल देंगे तो पेशेंट कई बार आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। लेकिन चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास दवाई है और उसको ज़ेंटेक दे देना। लेकिन हाँ, ज़ेंटेक देने से याद रहे कुछ पेशेंट ज़रूर आएंगे बोलने के लिए कि इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी हमारे पास दवाई है। जैसे प्रोकाइनामाइड है अगर किसी का बॉडी एबनॉर्मल रिदम हो गया, और प्रोकाइनामाइड का भी अपना साइड इफेक्ट है जैसे डायरिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। बट नीड नॉट टू वरी, कोई पेशेंट अगर ऐसा बोलेगा तो फटाफट उनको पकड़ा देना इमोडियम। हालांकि इमोडियम के भी 4-5 साइड इफेक्ट हैं। तो आप देखते जा रहे हैं किस तरह से एक पेशेंट ट्रैप में आ रहा है, राइट? यही होता है, यही हो रहा है। तो समझना होगा डायग्नोसिस इज ए ट्रैप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी को पता कैसे करें और पता कैसे ना करें, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो पता कैसे ना करें ये मैं बता रहा हूं, फिर पता कैसे करें और ठीक कैसे करें ये मैं अगले 10 मिनट बताऊंगा। कैसे पता करना जानलेवा हो सकता है उसके कुछ नमूने दिए। पिछले 3 साल में आपने देखा, इन लास्ट 3 years, कि टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ। अरे मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, नहीं टेस्ट करा लो। पकड़ के कहीं भी टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, लेकिन आप बोलेंगे मुझे तो कुछ भी नहीं है, ना बुखार है, ना जुकाम है, ना खांसी है। तो एक नई बीमारी का नाम बोल दिया, एसिम्टोमेटिक, और हमने मान भी लिया एसिम्टोमेटिक। अभी अंतिम जान ने बताया, यहाँ वृंदा है, यहाँ पे वृंदा, हाँ यहाँ पे एक बार यहाँ पे आके आप शक्ल दिखा दीजिए। देखिए वृंदा हैं जिन्होंने उस दौरान जब दुनिया बोलती थी कोविड है, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुओछात के हजारों लोगों के पास गई और उनका रिकॉर्ड हमने रखा। 60,000 लोग टोटल हैं, जिनमें हमारी एक नाइस एक्सपर्ट ये भी हैं, एक नाइस एक्सपर्ट उधर भी बैठे हुए हैं, राइट? एक बार हाथ रेस करें आप भी, आप ही के शहर के हैं। थैंक यू। और भी नाइस एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, एक बार खड़े हो जाएं एक बार। ये आपके शहर के हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। एक पीछे भी हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। तो थैंक यू। कि अगर छुआ तो कोविड हमें हो जाएगा, कैसे पता चलेगा हो गया कि नहीं? बुखार तो नहीं हुआ, जुकाम तो नहीं हुआ, टेस्ट करेंगे, जुकाम तो नहीं हुआ, टेस्ट करेंगे कोविड टेस्ट। तो ये जो कोविड टेस्ट होता क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता कैसे है, कभी सोचा आपने? हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा कि हमने कुछ सैंपल कलेक्ट किए, खरगोश के सैंपल, फिर कुत्ते के सैंपल, और ऐसे कुछ पक्षियों के सैंपल, कुछ फल के सैंपल, मच्छर के सैंपल, मक्खी के सैंपल, बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए छोटे छोटे शीशी में, और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोविड टेस्ट लैब में पहुंच गए कि कुछ इंसानों के सैंपल है, देखिए इसमें से कौन सा कोविड पॉजिटिव है। और जब हमने टेस्ट किया, हमें तो आइडिया था ही, और ये प्रूव हो गया, उसमें से खरबूजा कोविड पॉजिटिव निकला, मच्छर कोविड पॉजिटिव निकला, कुत्ता कोविड पॉजिटिव निकला, बंदर कोविड पॉजिटिव निकला। और इसके सारे आंकड़े हमने इकट्ठे किए, इस किताब में डाल दिया। और ये किताब की कॉपी मेरे पास यहाँ पे है। ये किताब, इज इट देयर? ओके। सो ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो bishrup.com/ebook अमेजन में भी मिल रहा है, बट फ्री में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपके पास, हाँ, इसकी एक कॉपी है, ये एक कॉपी सर को देना चाहता हूं मैं।
तो ये किताब आप पढ़ेंगे तो सारी इसमें एविडेंसेस हैं, उस वाले लैब के टेस्ट रिपोर्ट हैं। अच्छा, आप ऐसा सोचिए कि आप मेरी बात नहीं मानते, तो क्या कीजिए, 5,000 रुपये लीजिए, आप इस तरह के सैंपल इकट्ठे करके कोई भी कोविड टेस्ट लैब में जाइए, बोलिए जरा टेस्ट करना, आपको असलियत पता चल जाएगा। हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव होता है, हर 10 में से एक टेस्ट, राइट। तो टेस्ट का खेल क्या है और क्या करना चाहिए, उसको समझने के लिए आखिरी स्लाइड है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कोई बीमारी नहीं पड़ता या टेस्ट सारे ही खराब होते हैं, लेकिन टेस्ट्स के माध्यम से जो ट्रैप बना हुआ है दिमाग में घुसा है कि आप बीमार हैं। एक हेल्दी से हेल्दी इंसान को पकड़िए, 14 दिन के लिए बंद कर दीजिए कमरे में और बोलिए कि आपकी वजह से पूरी दुनिया बीमार पड़ जाएगी और आप बीमार है, मर भी सकते हैं। 14 दिन के अंदर वो बीमार पड़ जाएगा। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड साइंस है। हमारे हॉस्पिटल में जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं जिसके एविडेंस हैं। तो वो शॉर्ट में बताना चाहूँगा, 250 का एक आंकड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को जोड़ लीजिए ऊपर नीचे, अगर 250 से नीचे नीचे है तो नॉर्मल रेंज में ही है। फॉर एग्जांपल 160/90 टोटल कितना हो गया, 250। जो अगर डायबिटीज़ में खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 mg/dL से नीचे अगर ब्लड शुगर है तो नॉर्मल है। अच्छा, ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे आंकड़े नहीं है, ये ACP गाइडलाइन 2018 जिसमें सारे रिपोर्ट इकट्ठे करके दुनिया भर के तब वो आंकड़े आए। हालांकि वो आंकड़े आप तक नहीं पहुंचे, वो अलग बात है। अगर वो गाइडलाइन आपको चाहिए तो ई बुक पढ़ सकते हैं, ये एक ई बुक है, ये एक ई बुक है। इसमें पूरे दुनिया भर के जो एविडेंसेस हैं, जो गाइडलाइन के एसोसिएशंस हैं, वो जो बोल रही है वही मैंने लिख के दिया है। आप जो सुन रहे हैं वो मेडिकल साइंस नहीं, वो मेडिकल इंडस्ट्री की बात सुन रहे हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैं जो एविडेंस है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसको लेके कितना इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब ठीक है, 250 से अगर ऊपर है सिर्फ इतना कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दीजिए। कैसे पता चलेगा किस खाने में कोलेस्ट्रॉल है? जो खाना जानवरों से आती है वही कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, जैसे अंडा, मछली, मीट या दूध से बना हुआ कोई भी चीज़। सिंपल है। भगवान ने प्लांट को, पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत दी नहीं है। काजू पौधे से आता है या जानवर से आता है? पौधे से आता है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? जस्ट आस्क फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, दैट्स ऑल, राइट। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन है, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि एक तरह का कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी बनाती है और एक तरह का जो आप खाते हैं। बॉडी उतना ही बनाएगी जितना बॉडी को चाहिए। जो आप खाएंगे दैट बिकम्स एन एक्सेस। जो आप खाएंगे उसी को तो कम करना है, राइट। तो अब देखिए, ये डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, पूरे ग्रुप के चीफ एडिटर रह चुके हैं 25 साल। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के 100 साल पूरे हुए थे, तब चीफ गेस्ट थे, मुझे मिलने का मौका मिला। मेरा DIP डाइट पे लेक्चर था इनके लेक्चर के बाद, तो इनसे बातचीत करने का मौका मिला। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि आज की तारीख में हु इज़ हेल्दी, ये उन्हीं का स्लाइड है। हेल्दी वही है जिसने डायग्नोस्टिक्स टेस्ट खूब सारे नहीं कराया हो। जो भी डायग्नोसिस कराएगा उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, ये इनका कहना है, जो कि मैं मानता हूँ। उन्होंने अंदर तक देखा है कि ये जो पेपर बनते हैं, रिसर्च पेपर बनते हैं, कैसे बनते हैं। 25 साल तक मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़े मेडिकल जर्नल के चीफ एडिटर रहने के बाद उनका ये स्लाइड है, उनका ये कहना है, उनका एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये है, ये आखिरी स्लाइड है, ये रूल नंबर 1 का, कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप, कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं साल में एक बार एनुअल चेकअप फ्री होता है उनको, फ्री है करा लिया। फ्री वाली चीज़ सबसे खतरनाक होती है, आपने सुना ही है। तो दुनिया में 17 इसमें क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च पेपर बने हैं कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं कराते हैं, क्या जो लोग कराते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, वो ज़्यादा लंबा जीते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाह रहे थे।
17 के 17 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ को इकट्ठा करके एक मेटा एनालिसिस निकाला, और वो मेटा एनालिसिस आपके आंखों के सामने है। कॉक्रेन डेटाबेस सिस्टमेटिक रिव्यू 2019 में छपा, और ये रिव्यू ये कहता है जिन लोगों ने जनरल चेकअप कराए उनकी मौतें जल्दी होती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई चेकअप कभी नहीं कराया। ये क्लियर एविडेंस है, राइट। थैंक यू। तो एविडेंस इतने सारे मैं इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि दिमाग में बहुत गहराई तक घुस गया है कि रोज़ रोज़ डायग्नोस्टिक कराओ। ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसान, हमारा पाला रोज़ ही पेशेंट से पड़ता है, लेकिन रोज़ ही मेरा पाला 90% नकली पेशेंट से पड़ता है और 10% ही असली पेशेंट से पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरा समय बच जाए कि नकली वाले पेशेंट समझ जाएं कि वो नकली पेशेंट एक्चुअली वो पेशेंट है नहीं, उनके दिमाग में घुसा दिया गया कि वो पेशेंट है। आप पेशेंट सिर्फ तभी हैं जब आपके बॉडी में कोई सिम्टम है। याद रखिए, अगर आपको कोई दर्द है, कोई पेन है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में है, यू आर रियल पेशेंट। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैं पेशेंट से पूछता हूँ कोई तकलीफ है, बहुत सोच के बोलते हैं कि 4 दिन पहले हेडेक हुआ था, तो मैं समझ जाता हूँ ये नकली पेशेंट आ गया है, राइट। नकली पेशेंट को तभी नाम दिया गया पेशेंट, मतलब यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा नकली पेशेंट असली पेशेंट में डिफरेंस क्या है। तो और नकली पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, भर जाते हैं, हमें बहुत सारा पैसा भी देते हैं, राइट। तो उससे कमाई भी हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सच्चाई तो यही है कि हम में से, मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग सोचते हैं बीमार हैं, उनमें से 10 ही लोग असली बीमार पेशेंट निकलते हैं। 90 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। ट्रैप से निकालने के लिए यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। सिंपल बात है ना। अब बढ़ते हैं ठीक कैसे होना। जो 10% असली पेशेंट हैं, जिनको चेस्ट पेन है मान लो, वो तो असली है ना, कि जब भी सीढ़ी चढ़ेंगे चेस्ट में पेन होगा, दे आर द ट्रू पेशेंट्स। जिनके पैरों में सूजन होती है, दे आर द ट्रू पेशेंट। जिनके कोई ट्यूमर है, उनके ब्लीडिंग हो रही है, वो असली पेशेंट हैं। उन्हें क्या करना है, अब उस पर आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दर्द है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको ट्यूमरस ग्रोथ है, तो हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं और क्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम दोबारा आते हैं द फिश मॉडल। ये एक्वेरियम है, इसका जो पानी है वो गंदा हो चुका है, फिश सारी बीमार पड़ जाएंगी। अब इसको, फिश को ठीक करने के लिए, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी सिर दर्द हो गया फिश के, फॉर एग्जांपल, हम बार बार दवाइयाँ दे रहे हैं और थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर फिश बीमार पड़ जाती है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या करना होगा उस फिश के को ठीक करने के लिए, तो क्या जवाब है? देखिए, क्लियर कट जवाब है, भाई पानी बदलना है, फिश को नहीं वो करना है। और फिश को कितनी भी दवाई दे दें वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये क्लियर है। प्रॉब्लम फिश के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सराउंडिंग्स में है। आप ये देखेंगे हमारे साथ, अगर हम फिश हैं तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। मान लो मैं बोलता हूँ कि ठीक है पानी को साफ करते हैं, तो पानी के कचरे को मैंने निकाला और उठा के एक कोने से उठाया, उस कचरे को दूसरे कोने में डाल दिया, फिर दोबारा वो पानी में घुल जाएगा, है ना। गार्बेज रीलोकेशन ज़्यादातर शहरों में ऐसे ही होता है, इंदौर को छोड़ के, क्योंकि ये क्लीन सिटी है, राइट। शहर के एक छोर से कचरा उठाया, किसी दूसरे छोर में जाके लगा दिया, क्योंकि कचरा गायब कहाँ होगा, इट इज ओनली रीलोकेशन। स्वच्छता क्या है कि यहां स्वच्छता दिखाना, यहां से साफ निकालो कचरा, एक और जगह पहुंचा दो, चांद पे तो भेज नहीं सकते उसको। रीलोकेशन, यही तो होता है ना। हमारे बॉडी के साथ भी ये होता है। एक उदाहरण ले रहा हूं, आपका ब्लड शुगर ज्यादा आता है, मान लो आप ट्रू पेशेंट हैं, ट्रू सच्ची में 300 400, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, सिम्टम आते हैं, आप पेशाब करते हैं तो वहाँ चींटियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है ना, कमज़ोरी है आपको, तो आप ट्रू पेशेंट हैं। लेकिन जैसे ही आपने दवाई ली तो ब्लड शुगर चेक किया, ब्लड शुगर भी कम, सिम्टम भी चले गए। तो कभी आपने सोचा वो जो दवाई अपने ब्लड शुगर की ली, उसने ब्लड के शुगर को उठा के मैजिकली कहाँ गायब कर दिया? ब्लड का शुगर तो कम हो रहा है, ब्लड में शुगर कम है, तो वो शुगर गया कहाँ? दवाई इतना करता है कि ब्लड से शुगर को लेता है और रीलोकेशन ऑफ गार्बेज,
आपके किडनी में, आपके हार्ट में, आपकी आंखों के पीछे, आपके स्किन के पीछे, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स के बीच में। तो वही वाला पेशेंट कुछ समय बाद बोलता है मेरा शुगर तो नॉर्मल है लेकिन पता नहीं जोड़ों में बहुत दर्द है। वही वाला पेशेंट 10 साल बाद मिलेंगे तो वो किडनी पेशेंट बन जाएगा, पैरों में हाथों में सूजन होगी, जबकि ब्लड शुगर नॉर्मल था। इट इज़ अ गार्बेज रीलोकेशन। जितनी सारी दवाइयाँ हैं वो प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि गार्बेज एक जगह से उठाओ बॉडी के और बॉडी के ही कहीं ना कहीं और छुपा दो। तो उस वाले पैरामीटर को मेजर करेंगे तो वो ठीक दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पेशेंट ज़्यादा बीमार है। समझिए इसको, आपका इरादा, आपका गोल कोई एक नंबर को नहीं चेज करना है, आपका गोल है कि ओवरऑल हेल्दी फील करना। तो जब भी आप दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करेंगे तो याद रखिए वो जो दवाई है वो सिर्फ गार्बेज रीलोकेशन। अगर हम इस पानी से कचरा निकाल के फिर दोबारा किसी और कोने में डाल दें, फिश कभी भी ठीक नहीं होने वाली। और ये सिर्फ ब्लड शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी सारी दवाइयाँ बनी हैं सबका मैकेनिज्म एक ही है, बल्कि इससे भी भयंकर है। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान दवाई की बात अगर करते हैं, देखिए जो मैंने अभी बताया शुगर के दवाई के बारे में, अगर इसका सबूत आपको चाहिए तो एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, दुनिया के 4 सबसे बड़े शुगर की दवाइयों पे ट्रायल हुए हैं। वो चारों ट्रायल आप देख लीजिए। अगर देखना नहीं चाहते या कहाँ कौन ढूंढे तो इस किताब में मैंने डाल दिया है, ये किताब ई बुक जाके ले सकते हैं, तो रेडीमेड कर दिया है। एक बार आँख खोल के पढ़ेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सत्यता आपको दिखेगी। तो इस चारों ट्रायल के बाद ये कंक्लूड किया गया कि दोनों लोगों के अगर ब्लड शुगर 300 हैं, जिन्होंने दवाई लेके ब्लड शुगर को कम किया उनका ब्लड शुगर तो कम हो गया लेकिन उनकी मोर्टेलिटी भी बढ़ गई, उनकी मृत्यु बढ़ गई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई। तो हाई ब्लड शुगर ठीक नहीं है, लेकिन हाई ब्लड शुगर को ज़बरदस्ती कम करेंगे इन ट्रायल के अनुसार वो और गड़बड़ करती है, क्योंकि वो गार्बेज रीलोकेशन हो रहा है। और मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ पैरासीटामोल का, जो सबसे खतरनाक है। बच्चों को देते हैं हम जैसे बुखार होता है। योग दिवस हम मना रहे हैं, ये तो आपको पता है कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये तो हमें पता है। बुखार तभी होता है जब बॉडी में वायरस बैक्टीरिया कुछ हो और बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रह सकता। जिस तरह से कोई भी जानवर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके अगर ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म कर दें, चाहे वो हाथी क्यों ना हो, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हायर टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। लेकिन तब आप क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेके जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर फोर्सफुली घटाते हैं तो उन बैक्टीरियन वायरस को मौका मिलता है फैलने का। मतलब आपने कचरा बढ़ाने का काम कर लिया, अभी तक रीलोकेशन हो रहा है। अब वो गार्बेज बॉडी का जो है, जो बॉडी को ख़राब कर रहा था, उसकी तादाद मल्टीप्लाई हो रही है। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है दोबारा से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन इस बार बॉडी को टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब वो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो म्यूटेट हो रहा है। ये नाम अपने म्यूटेट तो आपने पता ही है कि अब उतने टेम्परेचर से वो मरने नहीं वाले, तो बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर और बढ़ाएगा। अब आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल और बढ़ा देंगे। और अब जब डेथ हो जाएगा तो बोलेंगे देखो तो ये कोविड से डेथ हो गया, H1N1 से डेथ हो गया। मैंने पिछले 15 साल में कभी नहीं देखा किसी का फीवर से डेथ होते हुए। सीजर आता है कभी कभी, रेयरली 5-7 सेकंड के लिए, डेथ नहीं हो सकती फीवर से, लेकिन पैरासीटामोल से हो सकती है। और पैरासीटामोल को के ऊपर जितने भी ट्रायल दुनिया में हुए हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी दवाई 200 साल पुरानी, करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किसी भी ट्रायल में ये लिया वो जल्दी ठीक हो गए, उनको कॉम्प्लिकेशन आए, वो मर गए। और करें, दुनिया में 50% जो लीवर फेलियर के केसेस हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक दवाई को है, पैरासीटामोल। इसीलिए इस दवाई को दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई का खिताब मिल चुका है। ये तालियां पैरासीटामोल के लिए हैं। तो आप के लिए आसान है कि उसके लिए किसी से पूछना भी नहीं है, दुकान में जाना है, लेके वो जहर खा लेना है, बच्चे को भी दे देना है। एक पल के लिए लगता है कि टेम्परेचर कम हो गया तो थोड़ा आराम मिल गया, बट उसका कॉस्ट क्या दे रहे हैं आप? द कॉस्ट इज लिवर डैमेज, कॉस्ट इज लॉन्गर टाइम टू बी इल। हमारा कोविड सेंटर था अहमदनगर में, चंडीगढ़ में,
जहाँ पे पेशेंट्स आते थे और वहाँ पहला नियम ये था कि पूरे सेंटर में कहीं कोई पैरासिटामोल होना ही नहीं चाहिए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, कोई दवाई नहीं होनी चाहिए। और हमारे सेंटर में एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई, एक भी नहीं। आयुष मिनिस्ट्री के लोग आए, ये क्या हो रहा है, जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उनमें से सारे उल्टे ही कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, सैनिटाइज़र का मशीन ख़राब पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट ने दिया था, और सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ी तो शादियां भी हो रही हैं। उन दिनों की बात कर रहे हैं जब लोग घर से नहीं निकलते थे, लॉकडाउन था, तब की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उन्होंने 3 महीना ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, फिर रिपोर्ट निकाला आयुष मिनिस्ट्री ने कि इस सेंटर में जो आए और ये सारे उल्टे फॉलो किए, मतलब सब घुले मिले एक दूसरे से, एक साथ ही रहे और नारियल पानी पिया, ऑरेंज जूस पिया और उससे सबके सब ठीक हो गए। ये रिपोर्ट दिया है, दिस रिपोर्ट इज़ विद मी, अगर आप चाहें तो आपको भी दे देंगे, मेरे विश्वरूप.com वेबसाइट में रिपोर्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दवाइयाँ गार्बेज को या तो रीलोकेट करती है या गार्बेज को बढ़ाने का काम करती है। फिर जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि दवाई भी तो आप ही ने खाई थी। एक खतरनाक बात बोल के आगे बढ़ते हैं कि ठीक, तो अगर ये गड़बड़ है तो ठीक क्या करें, कैसे करें, हम आज घर जाके क्या करें। एक आखिरी एग्जाम्पल ये देना मेरे लिए आवश्यक है। हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। असली कैंसर पेशेंट, एक तो नकली वाले होते हैं जो बायोप्सी लेकर आए थे, बायोप्सी की रिपोर्ट बता रही मैं कैंसर पेशेंट हूँ, उसकी बात नहीं, असली वाले। तो देखिए बॉडी में कैंसर कैसे बन सकता है, बन जाता है, आप कैसे ट्रैप में फंसते हैं, इस बात को समझिए। अब देखिए एक नया सिस्टम हो गया कि 40 वीडियो कर दीजिए, 40 साल की उम्र के बाद जितनी भी महिलाएं हैं ये प्रेरित किया जाता है कि आप मेमोग्राम करो। मेमोग्राम क्या होता है, बोला ये जाता है कि इससे ये देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई कैंसर तो नहीं। तो मेमोग्राम इस तरह से होता है जब ब्रेस्ट को 2 लोहे के इस तरह के वो प्रेस करते हैं, उतना प्रेस करते हैं जितने में आप बुरी तरह से दर्द ना हो, तब तक प्रेस करते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल। अब ये प्रेस करके बताया जाता है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कोई कैंसरस लाइजन बढ़ तो नहीं रहा, पहले से डायग्नोस कर लेते हैं। आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको सच्चाई पता चल जाएगी बिना किसी नुकसान के। एक्सपेरिमेंट ये, आप कोई आम ले लीजिए फॉर एग्जांपल, या कोई संतरा ले लीजिए, कोई भी, इसको जो कि ताज़ा है, 2 आम ले लीजिए, एक को दबाइए हर जगह से, पूरी तरह दबाइए, दबा के आप छोड़ दीजिए। 4 दिन बाद देखेंगे तो जिसको आपने अच्छी तरह दबाया होगा वो बिल्कुल सड़ गया होगा, बदबूदार बन गया होगा इन कंपैरिजन टू जिसको आपने दबाया नहीं। तो पता ही है हमें, जब ब्रेस्ट को दबाते हैं पेन होता है, अंदर के सेल टूट रहे हैं, इंजरी हो रही है, तब वो बनता है कैंसर। तो समझिए कि आप तो हेल्दी थे लेकिन आप चले गए भाई टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट कैसे आपको आपके बॉडी में गार्बेज क्रिएट कर रहा है, गार्बेज क्रिएट कर रहा है। अब रियल ट्यूमर आया, अब रियल दर्द आया, अब ट्रू पेशेंट में बदल गए आप, यू गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रू पेशेंट। तो इनके सारे एविडेंसेस, हमारी जो नई किताब है रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, ये भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको दिया विश्वरूप.com/ebook। सारी किताबें मेरी सारे ऑनलाइन अमेजन वगैरह में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्यों पैसा खर्चा करना, फ्री में आप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई वेबसाइट, राइट। तो अब आते हैं फाइनल सोल्यूशन पे कि गार्बेज अगर बॉडी में ट्यूमर बनी गया है, बॉडी में शुगर एक्स्ट्रा है ही, बॉडी में हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ ही गया है, तो अब क्या करें उसको ठीक से निकालने के लिए, क्या करें। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। किसी के पास पेन है, रिफिल वाला पेन, आप में से दीजिए। अब देखिए, जो लोग एंजियोग्राफी कराते हैं या जो लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक कैथेटर या यूं बोलिए एक तार आपके ब्लड वेसल में डाल देते हैं, इतना तो आपको पता है। और अगर आपके कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज टूट जाएगा, हट जाएगा, राइट। फिर एक वहाँ पे कोई स्टंट डाल देंगे, कोई रिंग डाल देंगे, तो ये आप ठीक हो गए, ऐसा मानते हैं। अब मानिए इस तरह के तार और ये आपका ब्लड वेसल है और अंदर एक ब्लॉकेज है,
अब जब ये बार बार जाएगा तो वो क्या हो, टूटेगा ना, ये तो बोलते ही है। अब वो गार्बेज टूट गया है, लेकिन गार्बेज बॉडी के अंदर ही है ना इस वक्त भी, तो क्या होगा, वो ब्लड में पूरे बॉडी में घूमेगा या घूमता है, और घूम के अक्सर वो ब्रेन में अटकता है। अब होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो जब भी आप सोचते हैं, डायग्नोज करके देख लेते हैं, एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं, तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक करवाने की। जो लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं या इंजीनियर हैं, जो लोग लॉजिकल सोच सकते हैं, एक गार्बेज ऑलरेडी है, ब्लॉकेज है, उसको ऐसे ऐसे बार बार करेंगे तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, या तो टूट जाएगा। अगर वो टूट जाएगा तो पूरे बॉडी में वो ब्लड वेसल के अंदर ही है ना, गार्बेज बाहर तो निकला नहीं, राइट। तो अब वो जहाँ भी जाके फंसेगा, आपका वो वाला ऑर्गन खराब होगा, काम नहीं करेगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा, मर जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं पता चलेगा, आपको बताएंगे नहीं, वो जो गार्बेज एंजियोग्राफी करने की कोशिश की गई थी, उसी की वजह से ये एक नया प्रॉब्लम आ गई है आपको। तो गार्बेज को बॉडी से बाहर अगर आपको निकालना है, तो निकालने का रास्ता वही होना चाहिए जो कुदरत ने आपको दिया है, ना कि वो रास्ता जो इंसान ने बनाया है, काटने छाटने का नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह से गार्बेज हमारे हॉस्पिटल में हम निकालते हैं, आप घर जाके क्या करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये पेड़ नहीं है, ये ट्यूमर है या ये कैंसर है, और ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बोल रहा है ट्यूमर इतना बढ़ गया है, ऐसा करते हैं ट्यूमर को काट देते हैं। ठीक है जी, मैं ट्यूमर को, ये पत्ते हैं, मैंने इसको काट दिया, ट्यूमर निकल गया। लेकिन अब क्या होगा कुछ दिन बाद, क्या ट्यूमर खत्म हो जाएगा? ये पेड़ तो दोबारा से बढ़ेगा। तो कभी भी सर्जरी से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ तो अभी भी है ना। जब भी आप स्टोन को निकालेंगे, ट्यूमर को निकालेंगे, पेड़ तो वही है, पेड़ को खाना तो मिल रहा है, वो ट्यूमरस ग्रोथ का कारण वो तो वहीं का वहीं है। तो जब भी आप सोचते हैं कि ट्यूमर है तो काट दें हम, तो पल भर के लगेगा देखो ठीक हो गया, लेकिन धीरे 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 दोबारा से बढ़ेगा, इस बार और तेजी से बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ट्यूमर हो या किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो आप अगर उनमें से कि सर्जरी से कुछ कर लें, तो आप ये सोच रहे हैं कि पेड़ ज़्यादा बढ़ गया तो मैं काट लूँ और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो आप कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं फिर, जो कि इलॉजिकल बात है। तो करना क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर ये कैंसर है, इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी, 1895 में थ्योरी लिखी गई थी और आज भी ये वैलिड है कि अगर ये कैंसर है, अगर ये ट्यूमर है, ये पेड़ को हम कैंसर या ट्यूमर मान रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ, कुछ दिन तक ऐसे ही रखा रहे, क्या ये उग सकता है? ट्यूमर बढ़ सकता है? क्या होगा इसका? धीरे धीरे ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट पे वो ग्रो कर रहा था, उस एनवायरमेंट को बदल दो, चेंज कर दो उस एनवायरमेंट को। अगर आप ऐसा कर पाए तो ट्यूमर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी डिसॉल्व करेगा, स्टोन बॉडी ने बनाया है, बॉडी डिसॉल्व करेगा, तो वो परमानेंट इलाज है। तो ऐसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। आप कैसे करेंगे घर जाके आज से, तो वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूँ। हम अपने हॉस्पिटल जो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके बॉडी ने ट्यूमर को निकालने का, जो चीज़ बॉडी को पसंद नहीं है, जो चीज़ बॉडी में अटक गई है, वो स्टोन है, ट्यूमर है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, शुगर है, प्रोटीन है, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी चीज़ अधिक है तो बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो पेशाब का रास्ता निकाला है जो फिर भी बंद हो गया। एक और रास्ता है, वो है आपकी तीसरी किडनी। थर्ड किडनी इज योर स्किन। आपका स्किन के जो पसीना आता है उसका एक बूंद लीजिए और पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगभग सेम मिलेंगे। आपके पसीने में भी क्रिएटिनिन होगा, शुगर होगा, प्रोटीन होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, आपके पेशाब में भी यही होता है। तो हम अपने हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट, जो किडनी के पेशेंट हैं खास तौर पे, जिनके बॉडी में पानी जमा हो गया है, जो असली वाले पेशेंट हैं, जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिनकी पेशाब बंद हो गई है, जो हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस करना पड़ता है और ऐसा कई सालों से करते जा रहे हैं, जिनका आप आखिरी कगार पे आ गया, ट्रांसप्लांट करना है, तो उनको हम क्या कराते हैं, वो देखिए अगला। ये असली पेशेंट हैं, ये यूं ही नहीं बिठाया है, ये असली वाले पेशेंट हैं। ये हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, ये सारे वो लोग हैं जो डायलिसिस कराते थे।
तो हमने उनको ये गर्म पानी में बिठाया 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी आप गौर करेंगे तो गले तक। अगर आपके गले तक पानी हो, 40 डिग्री सेल्सियस पानी हो, इतना गर्मी हो, और ऐसा 2 घंटे तक आप बैठ पाएँ, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। हमारे जयपुर हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, जबकि ये घर पे भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और ये सारे रियल किडनी पेशेंट जो ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, जो डायलिसिस कराते जा रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जोधपुर का हॉस्पिटल है और ये रियल पेशेंट है। देखिए थोड़ी सी उम्र के बच्चे हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस पानी, 2 घंटा बैठना, यहाँ तक पानी होना। तो आपने, कुदरत ने जो आपको तरीके, आपके आउटपुट जो दिया है गार्बेज को बाहर निकालने का, आपने उसी को यूज़ किया। तो अब उसको यूज़ किया तो दैट इज़ अ परमानेंट क्योर। अच्छा, ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है? आपका, मेरा इस वक्त जो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर पे है, ये हमें पता है। लेकिन जितना हिस्सा पानी के नीचे है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर अबाउट 2% मोर, राइट, प्लस द हीट ऑफ द वाटर। जब ये केमिस्ट्री होती है तो बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का 20% बढ़ जाता है, और ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टांगों से हटता है ब्लड और यहाँ पे तेज़ी से घूमने लगता है। सारे मेजर ऑर्गन यहीं पे हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, उसे वो रिपेयर करने लगता है। कुछ केमिकल बढ़ने लगते हैं जिनसे आपके ब्लड वेसल रिपेयर होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। कुछ हार्मोन कम होने लगते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो रहा था, जिससे आपकी तकलीफें बढ़ रही थी। ये ऑटोमेटिक होता है। और इसके अलावा ऐसा होते ही आपके बॉडी में जो सोडियम है उसकी एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाती है। पोटेशियम अधिक है तो वो डबल स्पीड से बाहर निकलने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका वेट रिड्यूस हो जाता है पहले दिन। मतलब पहले दिन पानी के अंदर भेजने से पहले पेशेंट का हम वेट चेक करते हैं। वेइंग मशीन वहीं लगा रहता है। 2 घंटे बाद जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं दोबारा वेट चेक करते हैं। पेशेंट हैरान होता है कि मेरा वेट 1 kg कम कैसे हो गया, 500 ग्राम कम कैसे हो गया। ये वही वाला वेट है जो बॉडी में तकलीफ दे रहा था, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था। ये वही वाला वेट है जो डायलिसिस से आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो लोग हेल्दी भी हैं, हम सबके बॉडी में कुछ ना कुछ तो फालतू है ही। तो आप में से कोई भी अगर बॉडी पहले दिन बैठेंगे तो ऑन एवरेज 500 ग्राम वेट कम निकलेगा 2 घंटे बाद जब निकलेंगे वहाँ से। तो यानी कि जो चीज़ फालतू, और उसके बाद अगर आप अपना, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा। जो हाई बीपी की गोलियां लेते हैं तब भी बीपी बढ़ता है, उन सब की गोलियां छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि बीपी कब है ज़्यादा? जब बॉडी में एक्सेस, जैसे बलून मान लो, इमेजिन कीजिए आप फुला रहे हैं, अंदर अगर हवा भर रहे हैं तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो बॉडी में अगर फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमने फ्लूइड एक्सेस चीज़ बॉडी से निकाल दिया, लेकिन निकालने का रास्ता वो जो कुदरत ने हमें दिया है, तो उस रास्ते से बिना डैमेज करके धीरे धीरे निकाल दिया। गार्बेज आउट प्रिंसिपल, ये पूरा साइंस अगर आपको समझना है तो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, जिसका हिंदी एडिशन आज हमने यहाँ पे आपके सामने रिलीज़ किया, हिंदी इंग्लिश में, आप इस लिंक में जाके पूरी किताब, पूरा साइंस, इसी पे मेरी पीएचडी है, यही मेरा आविष्कार है जो हमारे 20 हॉस्पिटल में हम करते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। हार्ट के पेशेंट आते हैं, असली वाले पेशेंट हम उनको मानते हैं जो 2 कदम नहीं चल सकते, उनको मानते हैं जब चलते हैं तो चुभन होती है, उनको मानते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलती है, उनको मानते हैं जो हाथ में बैग लेके चलते हैं तो फिर पेन, दर्द होता है जैसे किसी ने चाकू भोंक दिया, वो असली पेशेंट हैं। बीपी बढ़ा ही रहता है 200 से 250, 250 टोटल, उससे बढ़ा रहता है दवाइयों के बावजूद भी, उनको मानते हैं। तो हार्ट के असली पेशेंट को यही हॉट वाटर इमोशन देते हैं, लेकिन उनका पानी का लेवल हम यहाँ तक रखते हैं, हार्ट के नीचे नीचे यहाँ तक। इसे बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट। मैंने ज़रूर किया है इंडिया में, नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो भी ट्रेनिंग ले रही है अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करने में। मलेशिया में किसी ने बोला, एक डॉक्टर ने, ब्लैक डॉक्टर, कि बच्चे के पैर को गर्म पानी में रखा करो
और 20 साल की उम्र में उसने ओलंपिक में रखा करो, और 20 साल की उम्र में उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। वीडियो देखिए, ऑडियो है इसका। विल्मा रुडोल्फ, पोलियो 12 साल की उम्र तक बाएं पैर में, और ये 20 साल की उम्र की अब देख रहे हैं, ये 20 साल की उम्र में उनकी ये दौड़ 100 मीटर फाइनल ओलंपिक दौड़, ये 20 साल की उम्र में ये गोल्ड। $200 मीटर फाइनल में 1960 में, उसमें भी गोल्ड। और ये 400 मीटर रिले, और इसमें भी गोल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि पोलियो से वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट वुमेन बन गई, किससे? सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन से, हॉट वाटर इमर्शन से। तो ये इतिहास में दर्ज है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स को बताया, ऐसे जैसे आपको बता रहा हूं, उन सब ने, उनमें से कोई भी हमारे हॉस्पिटल नहीं आया। तो हमने कहा कि पेशेंट से फ़ोन किया, क्या हुआ भाई, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमने इतना अच्छा टेक्निक इन्वेंट किया। नहीं, हम तो ठीक हो गए, इसलिए नहीं आ रहे। फिर हमने भेजा अपने लोगों को, कैसे ठीक हो गए? घर पे जाके जो देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। घर पे जाके जो देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। घर पे क्या किया? गर्म पानी से जुगाड़ में साथ में एक बाल्टी रखा है, पानी जब ठंडा होता है साथ में जो साथ वाले हैं पानी डालते रहते हैं। तो ये असली पेशेंट हैं, ये असली वीडियो है। फ्रिज का दरवाजा निकाल दिया, सेकेंड हैंड फ्रिज, ये असली पेशेंट हैं, रियल पेशेंट। अब ये दीवार बना दिया अपने ही वॉश बाथरूम में, गर्म पानी तो आता ही था। ये इंजीनियर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने एक छोटा सा पोर्टेबल अपने ऐसे ही एक बना दिया जो आप देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल। अब देखिए, इन्होंने टीवी लगा दिया, खाली बैठे क्या करें इनके घर में जगह नहीं थी तो इन्होंने आउटडोर ही कर दिया कि चलो घर के बाहर ही कर लेते हैं। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक को आधा काट दिया और सिंटेक्स के टैंक के अंदर ही बैठ गए। ये असली पेशेंट हैं, ये यूं ही शूट नहीं है। दीज आर द रियल पेशेंट। एक टाइम पे वो डायलिसिस पे जाते थे, 50-50 हज़ार पर मंथ खर्च करते थे। अब वो जाते भी नहीं डायलिसिस पे, और कुछ महीने बाद ये भी करना बंद कर दिया वो, क्योंकि उनका किडनी ठीक हो चुका है। दे आर जस्ट क्योर्ड, राइट। इन्होंने अपनी बीवी के लिए सिंटेक्स का टैंक काटा और बीच में एक कुर्सी भी लगा दी ताकि बैठने में दिक्कत ना हो। तो हम अपने पेशेंट्स को इस तरह के वीडियोस भेजते हैं ताकि वो भी इनकरेज हो। और ये इन्होंने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोद के, ये इनमें से कुछ लोग हैं जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप में से किसी को बनाना है तो आपके घर पे आके बना के दे जाएंगे 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये में। नहीं, ये अजमेर का है, 18 साल का ये बच्चा है, और देखिए जुगाड़ से किस तरह से बनाया है। डायलिसिस पे जाता था 2 बार 3 बार, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बिना किसी डायलिसिस के, घर पे बैठे ही मुफ्त में, राइट। तो यानी कि इंसान ठीक हो सकता है, रास्ता वही होना चाहिए जो भगवान के दिए हुए रास्ते, उसको स्विच ऑन कर दो, उसको खोल दो, तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भाग सकती, निकल सकती है। हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको पेन होता है, मॉर्फिन खाए बिना या मॉर्फिन खाने के बाद भी पेन जाता नहीं है, उनको भी हम हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं दिन में 2 बार हॉस्पिटल में। और पेन, जब मॉर्फिन खा के पेन जाता है तो पेन जाता कहीं नहीं है, पेन सप्रेस हो जाता है, आपको पता ही है।
लेकिन जब इस तरह हम बिठाते हैं और पेन तब जाता है तो एक्चुअली जो बॉडी के अंदर तकलीफ थी वो ठीक हो रहा है, तो पेन जा रहा है। समझिए इस बात को। मॉर्फिन से पेन आप ख़त्म करेंगे तो हर बार आपके बॉडी में डैमेज ज़्यादा होगा। इस मेथड में हर बार आप थोड़ा थोड़ा क्योर होते चले जाएंगे, राइट। तो ये फ़र्क है, ना केवल आपको आराम मिल रहा है, ना केवल आपके पैसे बच रहे हैं, आप ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो किडनी फेलियर पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो। हार्ट पेशेंट में क्या होता है, उनके कोलैटरल सर्कुलेशन खुलने लगते हैं, जो छुपे हुए हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं, वो खुलने लगते हैं। और वो जब खुलने लगते हैं तो पुराने ब्लड वेसल अगर वो ब्लॉक्ड भी हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान ने, नेचर ने हम सबको कोलैटरल आर्टरीज दिया हुआ है। उसको स्विच ऑन करने के लिए या तो डाइट लेते हैं आप, उससे हो जाता है, नहीं तो हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, इससे हो जाएगा। तो गार्बेज को बॉडी के अंदर ही रीलोकेट नहीं करना है, वो बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन बाहर निकालने के जो टेक्निक्स हैं वो नहीं जो इंसान ने दिए हैं, सर्जरी एक्सेट्रा, रेडिएशन एक्सेट्रा, वो जो भगवान ने दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और वो काम करते हैं, सदियों से काम करते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया है, और इसके रेफरेंसेस एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक में है, जो कि आप फ्री डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अभी तक जो बात कर रहे थे ठीक कैसे हों, आखिरी बात, आखिरी 5 मिनट और, ठीक कैसे रहें। ठीक तो हो गए, हम में से बहुत लोग बीमार हैं भी नहीं। ठीक रहना भी एक आर्ट है। तो अगर फिश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मान लो ये फिश, इसका पानी भी सही है, न्यूट्रिशन भी पूरा है, खाना भी मिल रहा है। अगर मैं इन फिश को बीमार करना चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ कि इन फिश के चारों तरफ इस तरह के लाइट लगा दूँ 24 घंटे, 24 घंटा दिन। अगर फिश एक्वेरियम में आप लेते हैं और 24 घंटा आप लाइट में रखते हैं तो फिश धीरे धीरे बीमार पड़ के मर जाएगी। फिश को 12 घंटा लाइट चाहिए और 12 घंटा डार्क चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए। या अगर आप 24 घंटे डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तब भी बीमार पड़ के मर जाएगी। तो इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। जो इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, हम सबका एक बॉडी क्लॉक है। और ऑन एवरेज 12 घंटा उसमें दिन और 12 घंटा रात। इसको अगर आप डेविएट करेंगे तो बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ेगा, बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा तो आप बीमार पड़ेंगे एंड फाइनली यू विल डाई। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम अगर आपका ठीक नहीं है तो डाइट या कोई भी चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। सर्केडियन रिदम को ठीक करना है, बॉडी क्लॉक को। तो कैसे ठीक करना है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर आप सोचते हैं कि इस पूरे लेक्चर का एक बात आप घर ले जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो जो अब मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात वैसे भी याद रहती है, ये सबसे आसान भी है, सबसे पावरफुल है और घर पे भी आप कर सकते हैं। वो ये बॉडी क्लॉक मेंटेन करने के लिए हम अपने हॉस्पिटल में हर पेशेंट को DIP डाइट पे रखते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको DIP डाइट पता है, एटलीस्ट क्या है? काफ़ियों को पता है, राइट। जिनको नहीं पता एक बार को, तो ये का होमवर्क है कि आप किसी से पता कीजिए, फिर भी नहीं पता चलता तो आप गूगल में डालिए DIP डाइट, मेरा नाम डालिए तो खूब सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस DIP डाइट को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप खुद कीजिए इसको। DIP डाइट प्लस 0 वोल्टेज प्लस टाइम एज मेडिसिन। 0 वोल्टेज एक इंटरेस्टिंग बात है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे अच्छी तब होती है जब आपकी बॉडी की वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वोल्टेज होती है, आपकी बॉडी की वोल्टेज जब 0 हो जाती है तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट काम करती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इस बात को समझेंगे। वोल्ट मीटर से आप कभी भी या इस वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज क्या चेक कर सकते हैं। इंसान की बॉडी की वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होती, बाकी सारे जानवरों की बॉडी की वोल्टेज हमेशा 0 रहती है। तो इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। अगर कोई भी बीमारी ना पड़े या बीमारी है तो ठीक हो जाए, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपने वोल्टेज को 0 कर लो। ये मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। आपके बॉडी में जब भी कोई पेन होता है, दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, घाव होता है, कोई ट्यूमर होता है, कोई स्टोन होता है, कोई भी विकृति होती है, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा
उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। पूरे दुनिया में फल सब्जी ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं देते आपको, वो सिर्फ मिट्टी देती है, धरती देती है। जब आप नंगे पैर धरती पे पैर रखते हैं, धरती पे पैर रखते हैं, घास पे पैर रखते हैं, या किसी पेड़ को टच करते हैं, जैसे ये पेड़ को टच किया मैंने, लेकिन अगर ये गमले में है तो नहीं फर्क पड़ेगा, अगर ये ज़मीन में गड़ा हुआ है तो ज़मीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी में आने लगेगा पहले 10 सेकंड के अंदर। और अगर कोई वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो आता है, वोल्ट मीटर से वो देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और 10 सेकंड के बाद मेरा या आपका वोल्टेज 0 हो जाता है, वोल्ट मीटर में चेक किया जा सकता है। और अगर ऐसा ही आप करते रहें, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अगर 40 मिनट तक वो नंगे पैर खड़े रहें, उनका डिप्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी जो अनसर्टेनिटी वो कम होने लगती है। यानी कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो पैर ज़मीन पे मिट्टी में रख दें कुछ देर तक। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा तो जूते उतार के ज़मीन पे पैर रख दें, मिट्टी पे, कंक्रीट पे नहीं, आपका गुस्सा ठंडा होने लगेगा। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से जुड़ा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सारे जानवर धरती से जुड़े हुए हैं। भिखारी हैं, उतने बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट? धरती से जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है जूते पहनने के, इंसान ही जूता पहनता है, बाकी जानवर तो पहनते नहीं है। जब भी अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, कोई जानवर नहीं मरता है, जानवर वो मरता है जो इंसान के साथ बंधा होता है। बाकी एनिमल अर्थक्वेक से थोड़े समय पहले भाग जाते हैं वहाँ से, कीड़े मकोड़े ही भाग जाते हैं, क्योंकि सुनामी, अर्थक्वेक ये सब आने से पहले धरती से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो रिदमिक नहीं होता, तो वो एहसास में अजीबोगरीब लगता है, तो उसे बचने के लिए एनिमल्स खिसकने लगते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो जेट लैग आपने सुना होगा, जो लोग यूएस जाते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ दिन के 2 बजे तो वहाँ रात के 2 बजे होंगे। तो यूएस जाने के बाद जब फ्लाइट से जाते हैं तो आपको कई दिनों तक रात को नींद नहीं आती, बिकॉज उस वक्त यहाँ का दिन होता है। तो आपका बॉडी क्लॉक यहाँ के हिसाब से सेट है, बॉडी क्लॉक ये होता है जो मैं बोल रहा हूँ, और कई दिन लग जाते हैं तब आप वहाँ के हिसाब सेट होते हैं। इस बार एक काम कीजिए, जो लोग यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरे, अपने जूते उतार के, चप्पल उतार के, सॉक्स उतार के सीधे उस देश के मिट्टी में पैर रख दें, तो आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा कुछ मिनट में। जिस तरह से आप मोबाइल, जैसे मेरा मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे है, आप फ्लाई करके यूएस पहुंच गए, अब मोबाइल चेक करते हैं तो टाइम किस जोन के हिसाब से होता है, इंडिया के हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को वहाँ के लोकल नेटवर्क से जोड़ देते हैं तो टाइम उसी वक्त वहाँ आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अपने बॉडी को वहाँ के जियो मैग्नेटिक नेटवर्क से जोड़ देंगे, आपका बॉडी क्लॉक वहीं चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंस है धरती से जुड़ने का। सिर्फ तभी नहीं जब आप किसी और देश में जा रहे हैं, हर दिन अपनी धरती से जुड़ने का भी यही इंपॉर्टेंस है। हर दिन जुड़ना है, कम से कम 20 मिनट तो जुड़ना ही है। इसे हम बोलते हैं ज़ीरो वोल्टेज, राइट? हम अपने हॉस्पिटल में हर पेशेंट को कम से कम धरती से जोड़ के रखते हैं 10 घंटे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे बाहर छोड़ दिए, बाहर आना 10 घंटे बाद आना अंदर, ऐसा नहीं। उसके लिए हमने बेडशीट्स बनाई हैं, एक मैकेनिज्म बनाया है, आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए ये किताब है cure@0 volt, ये भी vishwarup.com/ebook से फ्री डाउनलोड है। देना बहुत कुछ है, आज सारी चीज़ एक्सप्लेन करें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। अब एक आखिरी बात जो मैं बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम एज मेडिसिन। अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करने का, अपने पेन को ठीक करने का, ब्लड शुगर को नीचे करने का, ब्लड प्रेशर को नीचे करने का, मोटे लोग हैं पतले होने का, पेट ज़्यादा है तो कम करने का, जिनके पेट में अलग तरह की दिक्कतें हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा है, ठीक होने का तरीका आप में से उन लोगों के लिए जो DIP डाइट फॉलो नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, बेसिकली उनको भी ठीक होने का थोड़ा बहुत तो हक है। तो वो लोग क्या करेंगे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, दिस लास्ट 2 minutes, इट्स कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन इतना जो यहाँ पे रिसर्च पेपर है, समझ लीजिए आप, सुबह 10 AM टू शाम के 6 PM, ये 8 घंटे के ब्रैकेट में ही आपको खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बीच में कब खाना है, वो आपके ऊपर है। मैं खाने को बदलने नहीं बोल रहा, जो अब तक खाया वही खाइए, जितना खाना उसे डबल खाना है तो वो खाइए। मैं सिर्फ टाइम को कम कर दिया, 8 आवर ब्रैकेट। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं रियल वाले,
उनका जो टाइम ऑफ ईटिंग जैसे ही हम 8 घंटे के ब्रैकेट में कर देते हैं, यानी कि 16 घंटे फास्टिंग हो गया ना, अपने आप उनका पेन कम होने लगता है, अपने आप उनका ट्यूमर कम होने लगता है, अपने आप उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, अपने आप उनकी ताकत बढ़ जाती है, सभी की। टाइम एज मेडिसिन, अपने आप उनका इंसुलिन छूटने लगता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। टाइम एज मेडिसिन। तो जो लोग बुरी तरह से डेस्परेटली ठीक होना चाहते हैं तो एक चैलेंज कर सकते हैं, 15 दिन के लिए 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, आपके ऊपर है। शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। 15 दिन बीत गए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, 10 घंटे के ब्रैकेट में, यानी कि 8 AM टू 6 PM के बीच में खाना है। 1 महीना बीत गया टोटल। अब 12 घंटे, 8 AM टू 8 PM, 12 घंटे खाना है और 12 घंटे नहीं खाना है। ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर आप यही एक बदलाव कर लेते हैं जो मैंने पिछले 2 मिनट में बताया, तो इसी से आप देखेंगे 90% चीज़ें आपकी अगले 1-1.5 महीने में ठीक होने लगेंगी। इसी एक चीज़ से सिर्फ, ओनली वन थिंग, टाइम एज मेडिसिन। इसके रेफरेंसेस आप देखना चाहते हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस हैं। और रेफरेंस देखना चाहते हैं तो जो कैंसर वाली बुक में रेफरेंस ही रेफरेंस है। इससे सबसे बड़ा रेफरेंस वो होगा जो बदलाव आप अपने ऊपर देखेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 3 महीना या 1 महीना वेट करना पड़ेगा। पहले दिन से ही, यानी कि आप डिसाइड कीजिए कल से करेंगे, देखते हैं, सुबह 10 बजे से खाना शुरू करेंगे, शाम के 6 बजे तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। कल से ही बीपी, शुगर, जो दवाइयाँ लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जिनको दर्द होता है, या जिनको अर्थराइटिस का पेन है, जॉइंट का पेन है, कमज़ोरी है, एंजाइना है, कल से ही थोड़ा आप देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक होने लगेगा। 1 दिन में ही आपको असर दिखेगा। टाइम एज मेडिसिन, राइट। तो आप इसको यूज़ करें और हमेशा कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, याद रखें कि आप कहीं नकली पेशेंट तो नहीं। अभी हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई, भागी आई, और भागी आई तो हेल्दी ही होंगे। बोला कि डॉक्टर ने बोला मेरा हार्ट 50% ही काम कर रहा है। मैंने कहा लिख के दिया, हाँ दिया है। मैंने देखा 50% इजेक्शन फ्रैक्शन का, देखिए लिखा तो है। तो मैंने कहा आपको कितना चाहिए? कहा कि 100 कर दो मेरा। मैंने 100 अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, वो उसको मरना पड़ेगा। जिंदा इंसान का 100 नहीं हो सकता कभी। और 50% इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, हम सभी का इतना ही है। तो लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठ गया, मेरा हार्ट 50% काम कर रहा है, जबकि वो हार्ट नहीं, वो इजेक्शन फ्रैक्शन है जो 50 से 70% ही काम करता है इंसान का, उससे ऊपर काम किसी का भी नहीं करता है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मिसलीडिंग ट्रैप्स हैं। ठीक इसी तरह से GFR की किडनी देखो, GFR बता रहा है 3% काम कर रहा है। अगर वो 3% काम कर रहा है, फिर भी आप दौड़ पा रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर पा रहे हैं, तो करने दो ना 3% काम, आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस खेल के पीछे जाएंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैसे होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि दीज आर ऑल ट्रैप्स। नोसिबो इफेक्ट क्रिएट करती है। हेल्दी इंसान बार बार सोचता है कि 3%, जब ऐसा सोचेगा तो एक्चुअली उसका किडनी, एक्चुअली उसके हार्ट में बदलाव आएंगे, एंड ही विल कन्वर्ट इनटू फ्रॉम अ नकली पेशेंट टू असली पेशेंट। तो आप और हम मिलकर थोड़ी कोशिश करें तो हम असली पेशेंट को भी नकली पेशेंट में पहले कन्वर्ट करें और नकली पेशेंट को नो पेशेंट में कन्वर्ट करें। तो मैं सोचता हूँ यही हमारे लिए योग होगा, यही हमारे लिए एक अच्छा काम होगा। तो खैर, थैंक यू। और एक आखिरी बात, अभी हमारे हिम्स हॉस्पिटल में ये सब तो होता है, सिर्फ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर नहीं होता है। आपके माध्यम से आप आज हमारे विटनेस हैं। डॉक्टर अंतिम जैन को मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी आप अपनी टीम लगाएं और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी शुरू करें। तो इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।